मुनि एक ऐसी शैतान, एक ऐसी पिशाच जो अगर आप लोगों के पीछे पड़ जाए तो आप लोगों की जान लेकर ही मानती है। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है और वो उपाय है चिकन, मांस, जिसे बहुत ज्यादा पसंद होता है। मुनि नाम के इस बहुत ही खौफनाक शैतान के बारे में आज मैं सच्ची घटना, सच्ची कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि कभी आप लोगों का मुनि से सामना हो जाए तो उससे बचने के क्या ऐसे तरीके हैं, वो किस तरह की शैतान होती है और किस किस कंडीशन में आप लोगों के सामने आ सकती है। यह बहुत ही कॉमन शैतान, बहुत ही कॉमन पिशाच होती है जो जगह जगह पर होती है, लेकिन कई बार रूप बदल के आपके आसपास ही पाई जाती है और आप इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो मुनि की कहानी की शुरुआत करेंगे हम आज से तकरीबन 35 साल पहले से, तमिलनाडु के एक छोटे से, बहुत ही छोटे गांव से। 35 साल पहले उस तमिलनाडु के छोटे से गांव में स्ट्रीट लाइट तक नहीं हुआ करती थी। बहुत ही नॉर्मल सी जगह थी। जो घर हुआ करते थे वो भी मिट्टी के घर हुआ करते थे। इसी छोटे से गांव में रहा करता था एक ध्रुवन नाम का आदमी, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था। कुछ ही समय पहले इसकी शादी हुई थी और इसका 2 साल का एक बच्चा था। यह अपने परिवार का गुजर बसर मूर्तिकारी के तरीके से करता था। ये एक मूर्तिकार था और बस मूर्तिकारी से जितने थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे उससे अपने परिवार का और साथ ही साथ अपने भाई के परिवार का भी पालन पोषण करता था। अब भाई का घर क्यों चलाता था? क्योंकि मूर्तिकारी के लिए जो मिट्टी का उपयोग करता था वो मिट्टी इसके भाई की जमीन में ही होती थी। इसी वजह से जितने भी पैसे मिलते थे आधे पैसे उसे अपने भाई को देना पड़ता था। दिनों दिन इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। दरअसल गांव में और भी मूर्तिकार थे, इसी वजह से जो लोग थे वो दूसरे मूर्तिकारों के पास जाते थे और अपनी मूर्तियां बनवा लिया करते थे। ध्रुवन के पास कोई आता ही नहीं था। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया और एक दिन इसने डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल अब बड़े शहर जाऊंगा, वहां से पैसे कमाऊंगा और पैसे कमाकर अपने घर वालों को भेजा करूंगा। लेकिन अमावस्या की एक शाम थी, जिस अगले दिन को ये निकलने वाला था उसकी एक शाम पहले की ही बात है। अमावस्या की शाम थी। ये बिल्कुल अपने घर पे तैयारी करके बैठा ही था कि मुझे अगले दिन निकलना है कि अचानक से उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो ये पाता है कि बाहर की तरफ एक अमीर आदमी खड़ा हुआ है। अमीर आदमी ध्रुवन से कहता है कि मैं तुमसे एक मूर्ति बनवाना चाहता हूं, खासकर तुमसे, और मैं तुम्हें वो मूर्ति बनाने के मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जैसा मैं चित्र बना रहा हूं हूबहू वैसी ही मूर्ति तुम्हें बनानी होगी। ध्रुवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सामने वाला एक और शर्त रख देता है कि यह मूर्ति मुझे केवल 2 दिन में तैयार चाहिए। ध्रुवन टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो मूर्ति बनाना काफी ज्यादा कठिन था और इसे बनाने में टाइम लगता। लेकिन ध्रुवन मना नहीं कर सकता था क्योंकि सामने वाले ने बोला था मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ऐसा बोल के सामने वाला आदमी निकल जाता है। अब ध्रुवन सोचता है कि क्यों ना मैं आज रात से, बिल्कुल अभी से इस मूर्ति के काम को शुरू कर दूं और जो मैं बाहर जाने की सोचा था उसे पोस्टपोन कर दूं, क्योंकि मुझे यहां से अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। ध्रुवन जैसे ही वो मूर्ति बनाने की तैयारी में लगता है, अचानक से उसे समझ में आता है कि अरे मिट्टी तो खत्म हो चुकी है और मिट्टी के लिए मुझे मेरे भाई के घर जाना पड़ेगा, जो घर तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अमावस्या की शाम थी, बारिश का मौसम बना हुआ था। ध्रुवन सोचता है कि अभी जाना ठीक रहेगा कि नहीं। दरअसल इनके घर में ऐसी मान्यता थी कि अमावस्या की रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इनके घर में बहुत पुराने टाइम में अमावस्या की रात में कुछ गड़बड़ हुई थी, इसी वजह से ये लोग कोई नए काम की शुरुआत अमावस्या की रात को नहीं करते थे। लेकिन फिर भी ध्रुवन सोचता है कि अच्छे खासे पैसों की बात है। पत्नी से कहता है कि मैं भाई के घर जा रहा हूं मिट्टी लाने के लिए। पत्नी कहती है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आप रुक जाइए। आपको पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जिस किसी इंसान ने भी हमारे परिवार में अमावस्या की शाम को कुछ नए काम की शुरुआत की है तो उसका भुगतान बहुत ही बुरा भुगतना पड़ा है। लेकिन ध्रुवन कहता है कि मुझे जाने दो, जिद मत करो, पैसों की बात है, अच्छे खासे हमें पैसे मिलेंगे। पत्नी भी दिल में पत्थर रख के उसे कह देती है हाँ। अब ध्रुवन अपनी साइकिल निकालता है, जो साइकिल थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन सोचता है कि मैं साइकिल चलाते चलाते जाऊंगा और जितनी जल्दी हो सके मिट्टी लेकर लौट जाऊंगा। वो शाम को लगभग 8, साढ़े 8 बजे के आसपास मिट्टी लेने के लिए निकल जाता है। अब जो वो मिट्टी ले ही रहा था कि अचानक से भाई के घर का दरवाजा खुलता है। भाभी थी, बोलती अरे ध्रुवन तुम कब आ गए? अब चलो आ ही गए हो तो एक काम करो, मैंने आज चिकन बनाई हुई हूँ, मांस बनाई हुई हूँ, तो तुम एक डब्बे में बच्चे के लिए घर पर लेके जाओ। बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। बच्चा हालांकि 2 साल का था लेकिन उसे चिकन खाना काफी ज्यादा पसंद था। ध्रुवन बिल्कुल मुस्कुरा के हाँ कह देता है। भाभी अंदर से एक डब्बा भर के लाती है और ध्रुवन के हाथों में चिकन से भरा हुआ डब्बा थमा देती है। ध्रुवन अपनी मिट्टी को अपने साइकिल के करियर में बांधता है, उसके ऊपर डब्बा रखता है, फिर उसे गमछे से बांधता है और साइकिल चलाते चलाते अपनी भाभी भाई के घर से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर आ जाता है। अब बिल्कुल घना अंधेरा था, घना जंगल था, अमावस्या की काली रात थी। ध्रुवन को समझ में नहीं आता है कि साइकिल चलाते चलाते अचानक से क्यों उसके साइकिल का भार काफी ज्यादा भारी हो गया है। ध्रुवन काफी ज्यादा कंफ्यूज था। पीछे पलटकर देखता है तो ये पाता है कि पीछे तो सब कुछ नॉर्मल है। जब मैं घर से निकला था और लगभग 400 मीटर की दूरी पार कर चुका था तब
तक तो मुझे कुछ ऐसा भारीपन लगा नहीं, लेकिन अभी अचानक से क्यों मेरी साइकिल इतनी ज्यादा भारी हो गई। ध्रुवन जैसे तैसे करके हिम्मत करके 100 मीटर और चलाता है, लेकिन पसीना पसीना हो जाता है। झटका एक पड़ता है और अचानक से ध्रुवन की साइकिल की चेन उतर जाती है। घबरा जाता है, उतर कर चेन चढ़ाने की कोशिश करने लगता है। अब बिल्कुल काली रात थी, घना जंगल था, रोशनी का इतना सा भी स्कोप नहीं था, क्योंकि 35 साल पहले की बात है ना। अब ध्रुवन जैसे तैसे करके साइकिल की चेन चढ़ाने में लग जाता है और अचानक से चेन चढ़ भी जाती है। अब जैसे ही ध्रुवन सोचता है कि मैं बस उठ के निकलता हूं, कि अचानक से जैसे ही वो खड़े होता है तो ये पाता है कि साइकिल के बिल्कुल सामने एक बहुत ही डरावनी दिखने वाली औरत खड़ी हुई है, जिसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, खुले हुए बाल, जिसने चटक काले रंग के कपड़े पहने हुई है। ध्रुवन घबरा जाता है क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था इतनी काली अंधेरी रात में। अचानक से उसे देखकर वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जैसे वो जमीन पर गिरता है तो उसके पैर का धक्का उसकी साइकिल को लगता है। साइकिल में लगने की वजह से जो डब्बा बंधा हुआ था उसके करियर में साइकिल की, वो डब्बा भी चिकन का गिर जाता है। अब जैसे ही वो चिकन का डब्बा गिरता है, ध्रुवन अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि पाता है कि वो जो औरत सामने खड़ी हुई थी ना ध्रुवन की, जो अचानक से कहीं से पता नहीं कैसे प्रकट हो गई थी, वो बिल्कुल ऐसे जमीन में बैठती है अजीब सी पोज में, और बैठे बैठे करके आगे बढ़ती है और अपनी लंबी काली जुबान निकालकर वो जमीन पर पड़े हुए चिकन को चाटने लगती है। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो चुकी थी और अजीब तरह की हंसी हंस रही थी। ध्रुवन ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया था, बहुत ज्यादा घबराहट सी फील होने लगी थी। अचानक से उसके सर में पीछे से ऐसे थप्पड़ पड़ता है। ध्रुवन और ज्यादा घबराता है और पीछे पलट के देखता है तो ये पाता है कि हूबहू वैसे ही दिखने वाली एक और औरत ध्रुवन के जस्ट पीछे खड़ी हुई है, लेकिन इसने सफेद रंग के कपड़े पहनी हुई है। ध्रुवन ये दोनों को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से अपनी सुध-बुध खो बैठता है, बेहोश हो जाता है। ध्रुवन को ऐसा लगा था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। ध्रुवन बेहोश हो जाता है और यहां पर इस कांड को हुए लगभग 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। यहां पर ध्रुवन की पत्नी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ध्रुवन को गए हुए इतना ज्यादा टाइम हो गया, ये कैसे घर पर नहीं आए हैं। पत्नी भागते हुए गांव के एक बुजुर्ग के पास जाती है और उन्हें अपने घर पर बुला ले आती है। अब अचानक से रात के 3 बजे के आसपास ध्रुवन के सर पर पानी गिरता है। ध्रुवन आंखें जैसे ही खोलता है तो यह पाता है कि अभी भी वही काला घना अंधेरा जंगल है, अमावस्या की वही रात है, वही सारा कुछ माहौल है, लेकिन बहुत तेजी से बारिश हो रही है। ध्रुवन घबराहट से अपने आप को उठ के देखने की कोशिश करता है तो यह पाता है कि उसकी साइकिल वैसे ही गिरी हुई है, लेकिन जो डब्बे में चिकन था जो जमीन में गिर गया था, जो खौफनाक औरत चाट रही थी, उसको बिल्कुल आंखों में फ्लैशेस आते हैं, वो चिकन खत्म हो चुका है। ध्रुवन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उठकर अपने आप को संभाल कर नीचे देखता है तो पाता है कि नीचे ना जो कीचड़ बन चुका है बारिश की वजह से, तो ये पाता है कि वो जमीन में इंसानों के पैर बने हुए हैं, लेकिन वो पैर बड़े ही क्रीपी से दिखाई दे रहे थे। उस पैर में 4 उंगलियां दिखाई दे रही थी, जो हर एक उंगली लगभग इतने साइज की रही होगी। 4 उंगलियां, नॉर्मली इंसानों के पैर में तो 5 उंगलियां होती है, आप लोगों को पता है। जैसे तैसे करके वो समझ पाता है कि यहां पर 3 ऐसे लोग थे, मतलब टोटल उसे 6 पैरों के निशान दिखाई दिए थे। बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ना आओ देखता है ना ताओ, अपनी तुरंत साइकिल उठाता है और तेजी से भगाते हुए अपने घर पर पहुंच जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, वो पूरा भीग चुका था, मिट्टी वहीं पर गिर चुकी थी। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी, फिक्र सिर्फ इतनी थी कि कैसे भी करके जान बचा के घर पहुंच जाऊं। ध्रुवन अब घर पहुंचता है, घर पहुंच के हड़बड़ाहट में घर का दरवाजा खटखटाता है। अचानक से दरवाजा खुलता है तो यह पाता है कि गांव के बुजुर्ग घर पर बैठे हुए हैं। अचानक से जैसे उसकी पत्नी उसे ऐसा देखती है तो उसे गले लगा लेती है, बहुत ज्यादा घबरा गई थी ना। अब वो उसी बुजुर्ग के सामने ये सारा कांड बता देता है और जैसे ही ये कांड बुजुर्ग सुनता है वो साफ साफ बता देता है कि ये मुनि थी। मुनि एक ऐसी पिशाच होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। कहता है कि ध्रुवन, तुम्हारी शायद किस्मत खराब थी, क्योंकि ये नॉर्मली बच्चों को और औरतों को ही दिखाई देती है, ना जाने कैसे ये तुम्हें दिखाई देती थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं थी जितनी तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास चिकन का डब्बा था। दरअसल मुनि एक ऐसी पिशाच होती है, एक ऐसी शैतान होती है जिसे मांस खाना काफी ज्यादा पसंद होता है, खासकर घर का बना हुआ चिकन, मटन, मछली। जो कोई भी इंसान अपने साथ इसे कैरी कर रहा होता है, उसके सामने ये आती है और उसे छीन कर खाने की कोशिश करती है। यह आमतौर पर इंसानों को ही अपना शिकार बनाती है, लेकिन किसी इंसान ने अपने पास घर पर बना हुआ चिकन, मटन या मछली रखी है तो उसकी नजर सबसे पहले उसी पर जाती है। दरअसल ये इतनी ज्यादा खौफनाक होती है कि दिन में ज्यादातर बच्चों और औरतों के ऊपर वार करती है और रात के समय आदमियों पर वार करती है। मुनि से बचने का केवल एक ही तरीका होता है कि आपको अपने पास एक लोहे की छड़ कैरी करनी होगी। अगर आप लोगों को खुद की जान के साथ साथ अपना
डब्बा भी बचाना है जो कि चिकन से भरा हुआ है, तो आपको केवल एक चीज करनी होगी कि अपने साथ लोहे की छड़ तो रखनी ही रखनी है, साथ ही साथ वो चिकन आपको एक लोहे के डब्बे में रखना होगा। अगर आपने ये दोनों सेफ्टी अपने साथ रखे और कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये ज्यादातर राहगीरों के ऊपर ही नजर डालती है, तो ऐसी कंडीशन में मुनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और ना ही आपके सामने आएगी। मुनि के पास एक ऐसी खौफनाक शक्ति होती है जिसकी मदद से ये किसी का भी रूप धारण कर सकती है, लेकिन जब ये अपने असली रूप में आती है तो लोग देखकर इसे हक्के बक्के रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों की तो इसे देखकर ही जान निकल जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई देती है। तुम तो हिम्मत वाले हो जो तुम्हारी जान बच गई। आज के बाद से कभी भी वहां पर ट्रैवल करना होगा तो अपने साथ लोहे की छड़ लेकर ही ट्रैवल करना। धीरे धीरे करके ये किस्सा पूरे गांव में फैल गया और मुनि का नाम पूरे तमिलनाडु के रूरल एरियाज में फेमस हो। आज के समय भी यह मान्यता है कि तमिलनाडु के रूरल एरिया में कोई भी अपने घर से रात के समय बाहर निकलता है तो हमेशा अपने पास लोहे की छड़ जरूर रखता है, और अगर कुछ ऐसा चिकन लेके ट्रैवल कर रहा हो तो उसे लोहे के डब्बे में जरूर रखता है, और अगर नहीं करता है तो उसे सामना करना पड़ता है मुनि का। उम्मीद है कि आप लोग इसका सामना कभी नहीं करना चाहेंगे। क्या आप लोगों ने कभी सामना किए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से एक और कमाल की हैरान कर देने वाली जानकारी या फिर कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।